नमस्ते दोस्तों, भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश बन चुका है। G20 की प्रेसिडेंसी से लेकर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, हर देश के राजनेता भारतीय नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आज से मात्र 50 साल पहले 1971 में इंडिया बांग्लादेश वॉर में यूएस और यूके पाकिस्तान के साथ खड़े थे। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत के राजनेता अकेले खड़ा रहा करते थे और वर्ल्ड बैंक के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। लेकिन पिछले 10 सालों में हमारा देश हर क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर चुका है। 2020 की वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत ने 79 पोजीशन की छलांग लगाकर 63rd रैंक हासिल किया था और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन कैसे हो पाया ये सब? आज की इस एनालिसिस में हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने भारत को आज के उसके मुकाम पे पहुंचने में मदद की। Let's shift focus to a breaking update. One of the world's leading multinational investment banks, Morgan Stanley, has come out with a report. The report says that India is different from what it was in 2013. The International Monetary Fund released its global economic outlook. India, which is set to grow more than 6% this year, that growth is set to continue in the years ahead. भारत की growth story पर एक बहुत बड़ा ठप्पा है। The nation's reforms and macro stability agenda supports a strong profit-looking outlook. दोस्तों 1990s के बाद ग्लोबली वॉर्स और स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स में कमी आई है। हर मेजर इकोनॉमी को यह समझ में आ गया है कि माइनर टेरिटोरियल गेन्स के लिए वॉर्स में हुए इकोनॉमिक लॉसेस जस्टिफाइड नहीं है। और चाइना के एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को देखकर एक क्लियर हो गया है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में जो इकोनॉमी जितना डीपली इंटीग्रेट होगी उस देश में उतनी ही तरक्की और इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। और इस ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत भारत में 1991 से हुई। जून 1991 में भारत के पास मात्र 3 हफ्तों के एसेंशियल इंपोर्ट्स के लायक फॉरेक्स रिजर्व था और आईएमएफ से $2.2 बिलियन के लोन के लिए भारत को 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन सोना बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास एयरलिफ्ट करके गिरवी रखना पड़ा। इसके साथ साथ इस लोन के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत के सामने 2 और शर्तें रखी। पहली तो ये कि भारत को अपनी इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोलनी पड़ेगी और दूसरी ये कि इंडियन रुपये को आरबीआई आर्टिफिशियली मैनेज करना बंद कर देगा और मार्केट फोर्सेस के साथ फ्री फ्लोट होने देगा। इसके बाद जुलाई 1991 में आरबीआई ने इंडियन रुपये को 2 स्टेजेस में डीवैल्यू किया। पहले स्टेज में 9% और दूसरे स्टेज में 11%। इसके साथ ही सीआरआर और एसएलआर यानी कि आप जो पैसा बैंकों में जमा करते हैं उसका कितना प्रतिशत हिस्सा उन बैंकों को आरबीआई के साथ जमा करना पड़ता है, उस वैल्यू को 38.5% और 15% से गिराकर 25% और 10% पर ले आए। इसके साथ ही मार्केट में इंडियन रुपये की सप्लाई बढ़ गई और आरबीआई के आर्टिफिशियल मैनेजमेंट के हटते ही इंडियन रुपये यूएस डॉलर के सामने डीवैल्यू हो गया। इससे भारत के एक्सपोर्ट सस्ते हो गए और भारत का टोटल एक्सपोर्ट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 1990 में 7.3% से बढ़कर 2000 में 14% तक पहुंच गया। इंडियन इकोनॉमी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन होने से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी काफी तेजी आई। 1990 में जहां मात्र $132 मिलियन था, वहीं 1995 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टोटल $5.3 बिलियन पहुंच गया। हालांकि ये आंकड़े देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इसी समय चाइना की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से 3 गुना ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी और भारत को एक सुपर पावर बनाने के लिए और भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत थी। दोस्तों, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में उनकी एजुकेशन पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साल 2000 में जहां भारत की लिटरेसी रेट मात्र 75% थी, वहीं चीन की लिटरेसी रेट 85% थी। और साल 2009 में यूपीए सरकार इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाती है और राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आती है। इस एक्ट के तहत भारत में हर 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है। फ्री यानी कि अगर उस बच्चे के माँ बाप उसका दाखिला किसी स्कूल में नहीं करा पा रहे हैं तो स्टेट उसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, और कंपलसरी यानी कि स्टेट के ऊपर यह दायित्व है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। और इसके परिणाम स्वरूप इंडिया प्राइमरी स्कूल लेवल पर नियर यूनिवर्सल एजुकेशन हासिल कर लेता है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए यूपीए सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या को साल 2004 में 17 से बढ़ाकर 2013 में 44 कर देती है। नागरिकों के विकास के लिए यूपीए सरकार 3 बड़े कानून भी लेकर आती है। पहला कानून है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए नरेगा का कानून, यानी कि हर व्यक्ति जो रोजगार चाहता है उसे 100 दिन का रोजगार सरकार गारंटी करेगी। सरकारी योजनाओं के डिसबर्सल में लीकेज को कम करने के लिए 2013 में आधार लिंक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और सिटीजन्स के एम्पावरमेंट के लिए साल 2005 में यूपीए सरकार आरटीआई एक्ट लेकर आती है। लेकिन 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम और कोल ब्लॉक स्कैम जैसे बड़े करप्शन केसेस के कारण और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के ड्यूअल लीडरशिप के खिंचाव में हमारे देश की इकोनॉमी अपने पूरे पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाती है। और जो इकोनॉमी साल 2009-10 में 8.5% की रेट से ग्रो कर रही थी, वो साल 2011 से 13 में मात्र 5.5% की रेट से ग्रो कर पाती है। इसके बाद यूपीए की सरकार गिर जाती है और साल 2014 में एनडीए भारी बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाती है।
एनडीए सरकार ये आइडेंटिफाई करती है कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है और इस दिशा में काम करते हुए 2014 में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी जाती है। इससे एल्स्टॉम, बॉम्बार्डियर और सीमेंस जैसी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपना निवेश बढ़ा देती हैं और हमें अपने आसपास वैग 12 जैसे पावरफुल लोकोमोटिव, भारत के 15 शहरों में मेट्रो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आरआरटीएस जैसा मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखने को मिलता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कई गुना बढ़ा देती है। साल 2009-14 में जहां रेलवे पे क्यूमुलेटिव कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 2.3 लाख करोड़ था, इसे साल 2014-23 में बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। और ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे फ्रेट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से भारत की एनुअल फ्रेट लोडिंग जहां साल 2009-14 में मात्र 5000 मीट्रिक टन थी, उस साल 2014-23 में 11000 मीट्रिक टन हो चुकी है। और ये ट्रांजिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है। रोड्स, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, इन पे भी काफी रिमार्केबल स्पीड से काम हुआ है। साल 2013-14 के कंपैरिजन में भारत का हाईवे नेटवर्क 60% से बढ़कर अब 1.5 लाख किलोमीटर हो चुका है और नेशनल हाईवे नेटवर्क के मामले में चाइना को पछाड़कर भारत ग्लोबली अब यूएस के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ भारत का एक्सप्रेसवे नेटवर्क भी साल 2013-14 में 1000 किलोमीटर से बढ़कर आज 4500 किलोमीटर पहुंच चुका है और भारत का हर प्रमुख शहर चाहे तो एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ चुका है या जुड़ने वाला है। पिछले 10 सालों में एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने भी मैसिव ग्रोथ देखी है। साल 2014 में जहां भारत में टोटल एयरपोर्ट की संख्या मात्र 74 थी, वही साल 2023 में बढ़कर 148 हो चुकी है। जनवरी 2023 में जहां 1.25 करोड़ लोगों ने डोमेस्टिक सेक्टर्स में एयर ट्रैवल किया, वहीं एयर ट्रैवलर्स की संख्या 2019-20 में 34 करोड़ से बढ़कर 2032 तक 82 करोड़ पहुंचने की संभावना है। और इस बढ़ते हुए एयर ट्रैफिक को देखकर अगले 2 सालों में न्यू एयरक्राफ्ट एक्विजिशन और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भारत सरकार $12 बिलियन खर्च करने वाली है। इन $12 बिलियन में से $9 बिलियन प्राइवेट प्लेयर्स खर्च करेंगे और $3 बिलियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खर्च करेगी। और इसके साथ ही देश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 2025 तक बढ़कर 220 हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आखिरी और लॉजिस्टिक सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इंडियन पोर्ट्स। हमारे देश में 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम और 70% ट्रेड बाय वैल्यू इंडियन पोर्ट्स हैंडल करते हैं और इस ट्रेड का 60% हिस्सा 13 मेजर पोर्ट हैंडल करते हैं और बाकी बचा हुआ 40% हिस्सा 220 छोटे और इंटरमीडिएट पोर्ट्स द्वारा हैंडल किया जाता है। 2021 में इन मेजर पोर्ट्स के बेटर मैनेजमेंट और ज्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट लाया गया और माइनर पोर्ट्स के मैनेजमेंट के लिए इंडियन पोर्ट्स बिल 2022 अभी कंसिडरेशन में है। एग्जिस्टिंग पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को और एनहांस करने के लिए साल 2017 में भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंतर्गत 2000 किलोमीटर कोस्टल और पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स बनाने का प्लान किया गया है और 2017 में लाए गए सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ की लागत से 190 रोड और रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अभी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिनमें से 50 कंप्लीट हो चुके हैं और 140 अपने डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में हैं। इन इंटरवेंशंस के परिणाम स्वरूप इंडियन पोर्ट्स ने साल 2022-23 में 795 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर से 10% ज्यादा है और अभी तक का हाईएस्ट है। और बढ़ते हुए शिप कार्गो को हैंडल करने के लिए सागरमाला परियोजना के अंतर्गत ही 6 नए मेगा पोर्ट्स को डेवलप करने का भी प्लान है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इन मेजर इंटरवेंशंस का परिणाम हमें वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में देखने को मिला है। 2014 में 54th पोजीशन से जंप कर 2023 में भारत 38th पोजीशन पे पहुंच चुका है और लॉजिस्टिक सेक्टर की रैंकिंग में इतने बड़े इंप्रूवमेंट से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में देश को काफी मदद मिलती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि देश की इकोनॉमी में इतनी ज्यादा ग्रोथ होने के बावजूद देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम क्यों नहीं हो रही है। NSSO की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये समझ में आता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में एग्रीकल्चर अभी भी 45.5% शेयर के साथ सबसे ऊपर है। कंपैरिजन के लिए ये बता देता हूं कि चाइना के लेबर फोर्स में एग्रीकल्चर का शेयर मात्र 24.5% है और यूएस में ये मात्र 10.5% है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के सीजनल नेचर के कारण इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही वॉलेटाइल है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में सबसे ज्यादा कमी आई थी साल 2004-05 से साल 2011-12 में। साल 2006 में जब यूपीए की सरकार नरेगा परियोजना लेकर आई थी तो 2.5 करोड़ एग्रीकल्चर वर्कर्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे शिफ्ट हुए थे। लेकिन देश में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ना क्रिएट होने के कारण और कोविड-19 के द्वारा लाए हुए डिसरप्शन से ये लोग वापस से एग्रीकल्चर सेक्टर पे जा चुके हैं और लेबर फोर्स में एग्रीकल्चर का शेयर दोबारा से बढ़ चुका है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करने के लिए 2014 में एनडीए सरकार मेक इन इंडिया कैंपेन लेकर आती है। इस कैंपेन के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में साल दर साल 10 से 12% की ग्रोथ लाना। दूसरा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को 25% तक लेके जाना और तीसरा 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को क्रिएट करना। इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने मीडिया, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी छोड़कर 100 सेक्टर्स में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी। इसके परिणाम स्वरूप 2021-22 में देश में एफडीआई इनफ्लो 2014-15 के मुकाबले ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है और $85 बिलियन की वैल्यू पे पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2021-22 में $21 बिलियन के निवेश के साथ साल दर साल 76% की ग्रोथ देख रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2020 में भारत सरकार
आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आती है। इस स्कीम के अंतर्गत कंपनीज को डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स का टारगेट दिया जाता है और उन टारगेट्स को मीट करने पे गवर्नमेंट उन्हें कैश इंसेंटिव देती है। शुरुआत में इसे सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइसेज और फार्मास्यूटिकल सेक्टर तक सीमित रखा गया था, लेकिन बजट 2022-23 में से एक्सपैंड करके लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस सेल केमिस्ट्री जैसी 14 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स तक एक्सपैंड कर दिया गया है। गवर्नमेंट एस्टीमेट्स के अनुसार अगले 5 सालों में स्कीम के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन से 37 लाख करोड़ का एडिशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन और 20 लाख करोड़ का एडिशनल एक्सपोर्ट जनरेट किया जा सकता है। अभी तक अलग अलग कंपनीज ने अपने टारगेट कंप्लीट करके 3400 करोड़ का क्लेम सबमिट किया है और इसमें से 2900 करोड़ का क्लेम प्रोसेस भी किया जा चुका है। इस स्कीम को और बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने बजट 2023-24 में 8000 करोड़ एलोकेट किए हैं, जो कि पिछले बजट के 4800 करोड़ से 65% ज्यादा है। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के बाद गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा काम किया है कंपनीज की ओपनिंग, क्लोजिंग और उनके टैक्सेशन रिलेटेड ऑपरेशंस पे। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस और गवर्नमेंट क्लियरेंसेस के लिए सितंबर 2021 में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया गया। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां जाकर इन्वेस्टर किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को देख सकते हैं और उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। न्यू कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन को और आसान बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्पाइस प्लस फॉर्म लॉन्च किया है और कॉर्पोरेट कंप्लायंस को और आसान बनाने के लिए MCA 21 पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पे आप कॉर्पोरेट कंप्लायंस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन और एक्शंस ऑनलाइन ले सकते हैं और किसी डिस्प्यूट के सिनेरियो में ऑनलाइन अपील भी कर सकते हैं। टैक्सेशन की अनसर्टिनिटी से इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने मिड साइज कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 30% से घटाकर 25% कर दिया है और 2021 में इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को रिमूव कर दिया गया है। कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स की दिशा में गवर्नमेंट का एक और बड़ा कदम है कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स को डीक्रिमिनलाइज करना, यानी कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंप्लायंस पे डिफॉल्ट करते हैं तो आपके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग की जाएगी, ना कि क्रिमिनल। और अगर किसी वजह से आप अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत इसे और भी आसान बना दिया गया है। गवर्नमेंट की इन इंटरवेंशन से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी में बहुत बढ़ा है और ये हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग और इंक्रीज्ड FDI इनफ्लो में साफ देखने को मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ग्रोथ इन डिजिटाइजेशन एंड कैशलेस इकोनॉमी। 2009 में शुरू किया गया आधार प्रोजेक्ट आज सोशल सिक्योरिटी और यूनिक आइडेंटिफिकेशन से बहुत आगे बढ़ चुका है। आधार eKYC के जरिए बैंक अकाउंट खोलने और गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ उठाने के साथ साथ आप डीमेट अकाउंट खोलकर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आसान KYC प्रोसेस होने से दिसंबर 2022 में म्यूचुअल फंड के अकाउंट की संख्या में दिसंबर 2021 के कंपैरिजन में 17% की बढ़ोतरी देखी गई। और RBI के डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज्यादा म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस देखने को मिले। और इस बढ़े हुए रिटेल इन्वेस्टमेंट के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट आज सारे इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ज्यादा रेजिलिएंट है। 2022 में जब US फेडरल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स में 4.5% की बढ़ोतरी कर दी थी तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 2.7 लाख करोड़ निकाले थे, लेकिन इसके बावजूद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स ने 7.5% का रिटर्न दिया। और डिजिटाइजेशन की इस जर्नी में सबसे बड़ा माइलस्टोन है 2016 में लॉन्च्ड NPCI का UPI पेमेंट सिस्टम। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 54% शेयर के साथ UPI आज इंडियन कंज्यूमर्स के लिए पेमेंट की सबसे पहली पसंद है। और जून 2023 में 9 बिलियन ट्रांजैक्शंस यानी कि 900 करोड़ ट्रांजैक्शंस के साथ UPI आज एक बहुत बड़ा पेमेंट चैनल बन चुका है। UPI ने आज भारत को भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत रिकॉग्निशन दिलाई है। फॉरेन मीडिया UPI के बारे में बात करते थकती नहीं है और नेपाल, भूटान, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बाद अब फ्रांस भी UPI को एक्सेप्ट करने लग गया है। इस eKYC प्रोसेस और UPI बेस्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है NBFCs को। अब बिजनेस ओनर्स और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स अपने UPI ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को दिखाकर NBFC से लोन ले सकते हैं और eKYC प्रोसेस के जरिए NBFCs रिटेल इन्वेस्टर से पैसा उठाकर मार्केट में लेंड कर सकते हैं और ये सारा प्रोसेस UPI के जरिए डिजिटली कंप्लीट होता है। मार्च 2023 में NBFCs की टोटल एसेट वैल्यू 14 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है और 2026 तक इसके हर साल 18.5% की रेट से ग्रो करने की संभावना है। इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी होने से इंडियन बिजनेसेस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को और तेजी से ग्रो कर सकते हैं। आइए अब आज के डिस्कशन के आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इंडिया की बढ़ती हुई सॉफ्ट पावर। इंडिया की सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया का इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा। S&P 500 की 500 में से 25 कंपनी के CEOs इंडियन ओरिजिन के हैं। वर्ल्ड बैंक के CEO अजय बंगा इंडियन ओरिजिन के हैं। IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ इंडियन ओरिजिन की हैं। US की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन की हैं और यहां तक कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। और इन इन्फ्लुएंशियल इंडियन पर्सनालिटीज की लिस्ट बहुत ही लंबी है। यूनाइटेड नेशंस की माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ भारतीय दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं और इसकी झलक हमें तब देखने को मिलती है जब इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर फॉरेन विजिट करता है और इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरेक्ट करता है।
यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं वहां इंडियन डायस्पोरा ने उनका खुले दिल से स्वागत किया है। और इंडियन डायस्पोरा का ये सपोर्ट उन इंटरनेशनल लीडर्स को ये सिग्निफाई कर देता है कि अगर इंटरनेशनल फोरम्स पे वो इंडियन एजेंडा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़े वोट बैंक वो खो देंगे। और इन इंटरनेशनल अलायंसेस को और भी मजबूत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अब तक 65 देशों की यात्रा कर चुके हैं और कई देशों के साथ लॉन्ग टर्म कॉपरेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। भारत अब बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज और हाई पॉपुलेशन होने के कारण इसके आगे भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी 2022 में भारत का जीडीपी पर कैपिटा यानी कि जीडीपी का वो हिस्सा जो अगर हर व्यक्ति में विभाजित कर दिया जाए तो उसके हिस्से में आता है, वो मात्र $2400 है, यानी कि सालाना 2 लाख रुपए। इसके कंपैरिजन में चीन का जीडीपी पर कैपिटा $12,700 है और इंडोनेशिया का जीडीपी पर कैपिटा $4800 है। यानी कि देश के विकास को आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए भारत के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारा देश आज भी कृषि प्रधान देश और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अलग अलग इंटरवेंशन करने के बाद भी ये साल दर साल 6 से 7% की रेट से ही ग्रो कर रहा है। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का 100 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट करने का सपना अभी रियलिटी से काफी दूर है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स देश के बुनियादी विकास के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर भारत को एक सुपर पावर का दर्जा दिलाना है तो स्किल्ड जॉब्स की संख्या में कई गुना वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी जाकर भारत अपने यंग पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल कर पाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।